हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.4 करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। देखो इसमें क्या कहता है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट को आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। क्या स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल। अगर हम कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ हो गई, मास हो गई, ठीक है, इस तरीके से कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी है, वो लार्ज या स्मॉल हम कब कहेंगे, इज़ मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड और कंपेरिजन। मतलब हम किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को लार्ज और स्मॉल कब कहते हैं, किसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं ना उसका। ठीक है, अब हम नॉर्मली उसको कहें कि ये लार्ज है या स्मॉल है, ठीक है, तो वो क्या है, मीनिंगलेस है जब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे किसी चीज़ से। ठीक है, जैसे हम कहें कि दिस लेंथ इज़ 2 मीटर लार्जर। अब 2 मीटर लार्जर किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, वो आपको एक रेफरेंस तो बताना पड़ेगा। जैसे हम कहें दिस रोड इज़ लार्जर, ऐसे बोल दिया हमने, तो हम बोल रहे हैं कि दिस रोड इज़ लार्जर, यानी कि उसकी लेंथ की बात हो रही है, दिस रोड इज़ लार्जर। लेकिन लार्जर क्या, कुछ कंपैरिजन तो लाना पड़ेगा ना, तो हम बोलेंगे दिस रोड इज़ लार्जर देन दिस पेन। समझ रहे हो, एक कंपैरिजन लिया है ना हम रोड का पेन के साथ, तो हम कह रहे हैं हाँ वो लार्जर है। ठीक है ना, तो वही चीज़ बोल रहा है कि लार्ज और स्मॉल हम जब कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो मीनिंगलेस है अगर हम उसमें कोई स्टैंडर्ड या कोई कंपैरिजन हम उसका नहीं करते। ठीक है ना, तो कहता है इन व्यू ऑफ दिस रीफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन एवर नेसेसरी। तो कह रहा है इसी रेफरेंस में आप ये बताओ इनको हम किस तरीके से स्टेटमेंट्स को ठीक करेंगे। ठीक है, रीफ्रेम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये वाली जो स्टेटमेंट बोल रहा था, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, तो हम इसके बारे में बोल देते हैं यहाँ पर कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है जो उसने बोला कि ऑब्वियस बात है मीनिंगलेस ही है, चाहे हम उसे लार्ज कहें चाहे स्मॉल कहें, जब तक हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे। ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि क्यों है, देखो एनी डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी लार्ज और स्मॉल ओनली इन कंपैरिजन टू सम स्टैंडर्ड और रेफरेंस। ठीक है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी हम सेम के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, मास को मास के साथ करेंगे, लेंथ को लेंथ के साथ करेंगे, साइज़ है किसी चीज़ का तो यानी कि उसका जो है वो, जो हम साइज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो एरिया हो सकता है उसका। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेंथ होती है, वो भी आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, हम किस तरीके से कंपैरिजन करके शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है हमने, क्या कि जैसे द मास ऑफ द बॉय इज़ 40 kg। ठीक है, 40 kg है। अब इसको हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तभी हमें ये पता चलेगा लार्ज है कि स्मॉल है। तो हम बोल रहे हैं कि विच इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ अर्थ। अब ये 40 kg का जो बॉय है, ये क्या है, वेरी स्मॉल मास है, किसके कंपैरिजन में है, लेकिन मास ऑफ अर्थ के, बिकॉज अर्थ का मास क्या होता है 6 × 10⁻24 kg होता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये ऑब्वियसली बहुत ही क्या है, स्मॉल है। लेकिन बट वेरी लार्ज, लेकिन ये जो बॉय का मास है 40 kg, ये वेरी लार्ज है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपने देखा होगा, आप कहते हो प्रोटॉन से तो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वो अलग बात है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं प्रोटॉन से कम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑब्वियस ही बात है, ये तो 40 kg है, प्रोटॉन से तो कम होता ही है नॉर्मल, इससे तो बहुत ही कम होगा ना। समझ रहे हो, जो प्रोटॉन का होता है वो तो फिर भी कितना होता है आपके पास, 10⁻⁻27 kg में जाता है, वो तो फिर भी कुछ आसपास है। ठीक है ना, है तो बहुत ही कम ही है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन भी, लेकिन फिर भी अगर हम कहें ये 40 kg तो बहुत ही ज़्यादा हो गया इस इलेक्ट्रॉन से, तो ये तभी बोलता है बट वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इतनी बात बताओ। ठीक है, अब ये तो चीज़ हमने बता दी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब जो ये बोल रहा है कि इसी के व्यू में ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं इनको रीफ्रेम करो, इनको सही करो। तो देखो यहाँ ए पार्ट में कहता है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या कह देंगे कि एज़ कम्पेयर टू दिस पेन या एज़ कम्पेयर टू दिस फ़ोन। ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे ये पेन हो गया या फ़ोन हो गया, ये है मैटर। ठीक है, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं, और एटम किन से बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है। तो मतलब हमारे पास मैटर होता है, ये किससे मिलके बना होता है, हमारा मॉलिक्यूल से। ठीक है ना, फिर मॉलिक्यूल किससे बने हैं, एटम से बने हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल अब होते जा रहे हैं ना, मैटर बहुत बड़ा, मॉलिक्यूल छोटा, फिर एटम, है ना, कई सारे एटम से बना होगा ना मॉलिक्यूल। ठीक है, वो वाले सीन आपको पता ही है सब। ठीक है, एटम किससे बने हैं आपके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, ये सब आपको पता है कहानी। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू अ पेन लिख दिया हमने। ठीक है, सेकंड देखो क्या कहता है, अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड, लेकिन कंपैरिजन नहीं किया ग्रेट स्पीड किससे, तो हम कह देंगे एज कंपेयर टू द कार, स्पीड ऑफ द कार ऑन अ रोड। ठीक है, तो ये सब लिख रखा है हमने यहाँ पर भी। देखो अ जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड, ये तो यहीं तक लिखा। उसके बाद जो लिखना था हमें, वो क्या लिखना था, एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ कार ऑन द रोड, या एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द मैन।
ठीक है। सी पार्ट देखो जरा इसका क्या कहता है यहाँ पर, हमें सी पार्ट में कहता है द मास ऑफ द जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। अब जो बोल रहा है यहाँ पर क्या, मास ऑफ द जुपिटर। अब मास ऑफ द जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके कंपैरिजन में करेंगे हम, जैसे अर्थ के मास के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, या मून के मास से कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आप जुपिटर का मास देखोगे ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जुपिटर मास, मास ऑफ जुपिटर वो कितना होता है आपके पास 1.898 इंटू 10 की पावर 27 kg होता है। और अगर ये अर्थ के साथ कंपैरिजन करेंगे तब भी ज़्यादा ही है। देखो अर्थ का जो मास होता है ना वो कितना होता है आपके पास 6 इंटू में 10 की पावर 24 kg लेते हैं हम, ठीक है। और जो आपका मून है, मून के साथ अगर कंपैरिजन करोगे तब भी ज़्यादा ही है जुपिटर का। तो मून का जो मास होता है वो होता है 7.347 इंटू में 10 की पावर 22 kg, ठीक है। तो जुपिटर का मास अर्थ वाले से भी ज़्यादा है और मून से भी ज़्यादा है, लेकिन अर्थ का आप देखोगे तो मून से भी ज़्यादा है, ठीक है। चलो मेन ये बात थी कि जुपिटर का मास हमने बता दिया कि इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द मून, या मास ऑफ द अर्थ भी लिख सकते हो, ठीक है। डी पार्ट में देखो क्या कहता है, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो एयर है इन रूम में, ठीक है, उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। लेकिन लार्ज बोल तो दिए, किसके कंपैरिजन में, तो हम क्या बोल देंगे, जैसे रूम में एक बोतल पड़ी है उसके कंपैरिजन में, या हम जैसे बोल देंगे कि एक जार पड़ा है वहाँ पर वाटर का, ठीक है ना, जैसे जग पड़ा है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। तो ये लिख रखा है द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक तो क्वेश्चन था, एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जार या इन बॉटल लिख सकते हो आप, ठीक है। क्लियर, इतनी बात बताओ, समझ में आया। उसके बाद कह रहा है ई पार्ट में, देखो क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि यहाँ उसने कंपैरिजन कर दिया, देन एन इलेक्ट्रॉन बोल दिया ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमने ई में लिख भी दिया है कि द स्टेटमेंट इज ऑलरेडी करेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता ही है जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है आपके पास, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके पास वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। और प्रोटॉन का आपको पता ही है कितना होता है, ये 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब ये माइनस में आपको पता है, माइनस में ये जो छोटी वैल्यू होती है ये ज़्यादा होती है, ये तो पता है ना आपको। जैसे -3 बड़ा कि -1 बड़ा, तो आप कहोगे -1 बड़ा, है ना, ये तो चीज़ पता है। तो वही चीज़ है कि 10 की पावर -27 ज़्यादा है, ठीक है ना, और ये 10 की पावर -31 क्या है, कम है। यहाँ से मत कंपैरिजन करने लग जाना इनको, यहाँ 10 की पावर्स को देखो, इन्हीं का ही रोल होता है इनमें, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन का जो है मास कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन के मास से, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है हमें एफ में, कहते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि वो स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर कर रहा है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है आपके पास वो कितनी होती है 343 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखना, ठीक है, साउंड की। और लाइट की कितनी होती है स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कितना बन जाता है, अगर ये 3 के आगे आप 8 जीरोस लगाओगे तो कितना बनता है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड की होती है लाइट। तभी तो आप देखते हो आसमान में जब आप रॉकेट छोड़ते हो तो जब वो ऊपर जाके फटता है तो क्या होता है बताओ, पहले आपको क्या दिखाई देती है, लाइट दिखती है, फिर साउंड सुनता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो वो आपको तेज़ी से पहुंच गई आपकी आंखों तक, दिख गया आपको, ठीक है। लेकिन जो साउंड है वो कम है स्पीड, तो आपके कानों तक वो धीरे धीरे पहुंचा है, तो वो बाद में सुनाई देती है आवाज़। लाइट पहले दिखती है, फटता हुआ पहले दिखता है, आवाज़ थोड़ी देर में सुनाई देती है उसकी। तो वो यही रीज़न है, ये तो आपने पढ़ा भी है बचपन में, ठीक है ना। तो द स्टेटमेंट इज़ ऑलरेडी करेक्ट, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट ही थी। क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें लिखना था यहाँ पर, ठीक है। मेनली क्या थी, स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके लिखना था। और ये ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज़ को हम लार्ज या स्मॉल कह रहे हैं वो कब है, जब हम किसी के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तभी तो होगा, या नहीं बताओ। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।